अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ACCA की F1 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर है द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो अकाउंटेंट इन बिज़नेस जो F1 है, इसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, हमें इनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद दूसरा हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या कॉमन फीचर्स होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीज़न दे आर फॉर्म्ड, कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है। Defining an organization is difficult as there are many types of organization which are set up to meet a variety of needs such as clubs, schools, companies, charities and hospitals। कहते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग सी ज़रूरत होती है। जैसे कोई क्लब है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कोई और होगा, स्कूल का ऑब्जेक्टिव कोई और होगा, कंपनीज का ऑब्जेक्टिव कोई और होगा। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कॉमन होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो कॉमन चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसके लिए जो डेफिनेशन दी है वो है बुचनन और ह्यूजेंस्की की। बुचनन और ह्यूजेंस्की की जो डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोशल अरेंजमेंट्स हैं ताकि किस चीज़ के लिए, कंट्रोल परफॉर्मेंस के लिए ऑफ कलेक्टिव गोल्स। इसके अंदर यहाँ पे देखें तीन चीज़ें हैं। एक तो सोशल अरेंजमेंट की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है कंट्रोल परफॉर्मेंस की, और तीसरी बात किसकी हो रही है, कलेक्टिव गोल्स की। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कलेक्टिव गोल्स की, कलेक्टिव गोल्स का क्या मकसद होता है कि यार जो भी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन सब का मकसद एक है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जैसे अब स्कूल है, अब स्कूल के अंदर क्या होता है कि स्कूल के अंदर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, जो भी वहाँ पे एडमिशन लेते हैं उनको वहाँ पे एजुकेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये है कि स्कूल के अंदर जितना भी स्टाफ होगा, जो भी लोग काम कर रहे होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उनका गोल्स क्या होगा कि हमने अच्छे से एजुकेट करना है। एक तो कंडीशन कलेक्टिव गोल्स की आ गई। दूसरी कंडीशन है सोशल अरेंजमेंट्स। सोशल अरेंजमेंट्स क्या है कि एक बंदा अकेले से कोई अगर काम कर रहा है तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व होंगे। वो सारे बंदे आपस में मिलके जब काम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल अरेंजमेंट्स। एक कंडीशन क्या थी, कलेक्टिव गोल्स की, कि उन सब का मकसद एक हो। दूसरी क्या है, सोशल अरेंजमेंट्स, कि एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे। जैसे स्कूल्स है, स्कूल में एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। कंपनीज़ के अंदर, क्लब्स, चैरिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स के अंदर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तीसरी बात जो है ना यार, उसमें यह है कि कंट्रोल परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस, कंट्रोल परफॉर्मेंस, कंट्रोल परफॉर्मेंस क्या चीज़ होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, हमें उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अब वो परफॉर्मेंस कंट्रोल कैसे होती है, उसके कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सेल्समैन है। ठीक है, हर सेल्समैन को हमने एक टारगेट सेट किया होता है कि आपने मंथली, वीकली या डेली आपने इतनी सेल करनी है। उसको जो हम टारगेट देते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सेलमैन को टारगेट देते हैं, आपने 1 मिलियन की सेल करनी है, पर मंथ आपने 1 मिलियन की सेल करनी है। अब अगर सेलमैन 1 मिलियन का टारगेट अचीव कर लेता है, इट्स मीन कि उसकी परफॉर्मेंस गुड है। अगर वो 1 मिलियन से ज़्यादा सेल करता है तो इसका भी मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस को
अच्छा आम तस्वर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी सेल जो है वो टारगेट को अचीव नहीं करता तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसी तरह किसी भी स्कूल के अंदर हम टीचर्स को कोई ना कोई टारगेट दे सकते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके इतने मार्क्स आने चाहिए, उनका रिज़ल्ट इतना % होना चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसके अंदर लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है, जो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस होती है, उसको हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब मेट होती हैं कि कलेक्टिव गोल सबका एक होना चाहिए, सोशल अरेंजमेंट्स, कंपनी में बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, कंट्रोल परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस को हमने कंट्रोल कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखें व्हाट इज बुचर एंड हसन की डिफिनेशन को जो है बहुत डिटेल से दिया गया है। कलेक्टिव गोल्स जो है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड बाय देयर गोल्स। द मेन गोल ऑफ स्कूल इज टू एजुकेट पीपल। इट विल देयरफॉर बी ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली टू ए कंपनी दैट एम्स टू मेक ए प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल का मकसद क्या है कि आपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है। ठीक है, और इस तरह कंपनी का मकसद क्या होता है कि आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। सोशल अरेंजमेंट क्या होती है? समवन वर्किंग अलोन कैन नॉट बी क्लास्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बंदा अकेले काम कर रहा है तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। Organization are structured to allow people to work together towards a common goal. Usually, the larger the organization, the more formal its structure. Control performance and organization will have systems and procedures in place to ensure that group goals are achieved. For a company, this could involve setting sale target or periodically assessing the performance of staff members. तो यहाँ भी वही बात कर रहा है कि कंट्रोल परफॉर्मेंस के अंदर हम अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो हमने टारगेट सेट किए होते हैं उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 है, फुटबॉल टीम है। फुटबॉल टीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं। इसके मीन कि उनकी सोशल अरेंजमेंट्स होगी। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने गोल करना है। उस सारी टीम का एक कलेक्टिव गोल्स हो गया। ठीक है, टू डू दैट जब द मेंबर्स हैव टू मेंटेन एन इंटरनल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल परफॉर्मेंस आ गया, बाकी ये आप पढ़ लें। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय बुचनन एंड ह्यूजेंस्की। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बुचनन एंड ह्यूजेंस्की की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, क्योंकि एक अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल अरेंजमेंट्स वाली कंडीशन यहाँ पे मैट नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। टेनिस क्लब ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि उसके अंदर सोशल अरेंजमेंट्स भी होंगी, कंट्रोल परफॉर्मेंस भी होगी, और तीसरी चीज़ क्या होती है? कलेक्टिव गोल्स भी आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन होगी। हॉस्पिटल भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन आ रही है 2 और 3, तो ये ऑप्शन सी जो है ये हमारी इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद जो हम अगली बात करेंगे वो है कि वाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ऑर्गेनाइजेशंस इनेबल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लोगों को इस काबिल बनाती हैं शेयर स्किल्स एंड नॉलेज। दिस कैन enable people to perform tasks that they would be unable to achieve on their own. Knowledge can also be shared between all the people within the organization. तो सबसे जो पहला फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशंस का वो ये है कि यहाँ पे स्किल्स और नॉलेज शेयर होते हैं। अब देखें, एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तरह तरह की स्किल्स और नॉलेज वाले लोग जब आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कोई बंदा टेक्निकल होगा तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स होंगी। ठीक है, कोई बंदा फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा तो उसके ऊपर फाइनेंस की उसके अंदर स्किल्स होंगी। तो ये जितना भी नॉलेज और स्किल्स होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक दूसरे से शेयर होती हैं
तो इससे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस का पहला फ़ायदा है। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा बेनिफिट्स होता है वो क्या होता है, स्पेशलाइज। इंडिविजुअल वर्कर्स can concentrate on a limited type of activity. This allows them to build up a greater level of skill and knowledge than they would have if they attempted to be good at everything. कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो भी एक बंदा जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, अगर वो फाइनेंस का स्पेशलिस्ट है तो वो अपनी फुल कंसंट्रेशन जो है वो अपने काम पे दे रहा होगा। एक बंदा है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का है, वो प्रोडक्शन के अंदर उसकी स्पेशलिटीज़ हैं तो वो उस काम पे फोकस कर रहा होगा। तो इट्स मीन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्पेशलाइज्ड लोग हैं, स्पेशलिस्ट लोग काम कर रहे हैं, हर बंदा फुली अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब एक बंदा जो कि जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिस फील्ड में वो स्पेशलिस्ट है, जब वो अपना सारा फोकस उसी काम पे लगा रहा होगा तो इससे उसका एक्सपीरियंस और भी बिल्ड होगा और उसको नई से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसकी स्किल भी अच्छी हो जाएंगी और उसका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। तीसरा जो फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशंस का वो है पूल रिसोर्सेज। कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होते हैं कि रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है। अब एक बंदा काम करेगा, ठीक है, उसके पास जितने पैसे होंगे वो उसी से काम कर रहा होगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब मिल के काम करेंगे, दो या दो से ज़्यादा ऑनर जो है जब वो मिल के काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे पैसा है, दूसरे के पास टाइम है, तो वो दोनों आपस में अगर पार्टनरशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इससे क्या होगा, उनका पैसा और उनका टाइम इकट्ठा मिल जाएगा, तो इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन सिनर्जी वेयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव मोर देन द इंडिविजुअल कुड ऑन देयर ओन। कि एक अकेला बंदा जो फ़ायदे हासिल कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में क्या होता है कि वो फ़ायदे ज़्यादा हो जाते हैं, पूल रिसोर्सेज हो जाते हैं। जिस तरह एक बंदा अकेले से अगर काम कर रहा होगा, उसके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जब 2 बंदे मिल जाएंगे तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरह 3 बंदे मिल जाए, मे भी तीसरे बंदे के पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो तो 12 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और जब वो सारे मिल के जब वो पैसा और टाइम इकट्ठा हो जाएगा तो उससे और भी हमारे जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अचीव होंगे, ठीक है। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के कितने फ़ायदे हैं, एक तो इसके अंदर स्किल्स और नॉलेज शेयर होता है, फिर जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और अपनी स्किल्स को और अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव करते हैं, और तीसरा फ़ायदा जो है उसमें पूल रिसोर्सेज का होता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 हम पढ़ते हैं। Jared is organizing a social event. Which of the following would be benefits of him forming a committee to manage the planning process and the event itself? कि जैरेड ने जो है वो सोशल इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉलोइंग कौन सा बेनिफिट्स है जो कि जब वो एक कमेटी बना रहा है, ठीक है। जैरेड ने क्या करना है, सोशल इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, और इसके लिए उसने कमेटी बनाई है ताकि उस इवेंट की जो प्लानिंग कर रहा है उसको वो मैनेज कर सके। तो अब उसको ये जो उसने कमेटी बनाई है, ठीक है, अब इस के अंदर उसको ये कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं इट वुड हेल्प टू ओवरकम हिज लिमिटेशंस बाय ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड अदर पीपल विद डिफरेंट स्किल्स टू हिम। शेयर स्किल्स एंड नॉलेज वाली कंडीशन यहाँ पे मेट हो रही है
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स वाले लोग आपस में इकट्ठे होकर काम करेंगे तो इस तरह उसकी इस ऑर्गेनाइजेशंस का इस इवेंट बहुत अच्छे तरीके से ये इवेंट उसका ऑर्गेनाइज होगा। तो यहाँ पे ये बेनिफिट भी ओके है। इट वुड सेव टाइम थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एवरीवन ऑन द कमेटी। यहाँ पे क्या है कि उसका टाइम की भी बचत होगी क्योंकि वो सारे मिलके जब वो लोग काम कर रहे होंगे तो ये भी बात ठीक है। इट वुड हेल्प टू सेटिस्फाई जेरेट्स सोशल नीड्स। जेरेट्स की जो सोशल नीड्स हैं वो भी यहाँ पे मेट हो रही हैं, ये भी पॉइंट्स ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी वुड हैव टू बी स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग द सोशल इवेंट्स। के जितने मेंबर्स कमेटी के हैं उन सबको हर तरह से ऑल एस्पेक्ट से एक्सपर्ट होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि उस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होंगे, मुख्तलिफ शेयर्स, किसी कोई एक स्किल में एक्सपर्ट है, कोई किसी दूसरी एक स्किल में एक्सपर्ट है, तो ये पॉइंट ठीक नहीं है। तो 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन ए इज़ ओके, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कि ऑर्गेनाइजेशंस कितनी टाइप्स की होती हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स, वी कैन देयरफॉर क्लासीफाई देम इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, और उनको हम बहुत सारी कैटेगरीज़ में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में उनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे है कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट, कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि प्रॉफिट अर्न करना है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। Commercial organization or profit seeking organization see their main objective as maximizing the wealth of their owners। जो commercial organizations होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, और जो उसके ऑनर्स होते हैं उनकी वेल्थ को इंक्रीज़ करना होता है। वेल्थ इंक्रीज़ कैसे होगी? ज़ाहिर है जब प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी तो प्रॉफिट ऑब्वियसली जो उसके ऑनर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, उनको प्रॉफिट जाएगा, तो इस तरह उनकी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद देयर आर 3 कॉमन फॉर्म्स दैट ए कमर्शियल कंपनी कैन टेक। कहते हैं कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है सोल ट्रेडर्स, एक होती है पार्टनरशिप, तीसरी होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के अंदर फिर या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होगी या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होगी। सोल ट्रेडर्स क्या होता है कि एक अकेला बंदा, ठीक है, जो उसका मालिक होता है, ठीक है, वो अकेला बंदा जब बिजनेस करता है तो उसको हम सोल ट्रेडर्स कहते हैं। The organization is owned and run by one person। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसको एक ही बंदा ओन कर रहा होता है और चला भी एक ही बंदा रहा हो, उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ओनर इज़ नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑनर होता है वो लीगली बिजनेस से अलग नहीं होता। इट्स मीन कि अगर इफ़ ए सोल ट्रेडर्स बिजनेस इज सर्व्ड बाय कस्टमर, द कस्टमर इज एक्चुअली सुइंग द ओनर देमसेल्व्स। कि अगर कोई बंदा सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर कोई बंदा केस कर देता है तो वो केस जो है वो उसके ऑनर के ऊपर डायरेक्टली केस होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई नुकसान हो जाता है तो सोल ट्रेडर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी उस नुकसान को पूरा करने के लिए वो भी इस्तेमाल में लाई जाएगी। पार्टनरशिप क्या होती है? द ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड एंड रन बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ट्रेडिशनली पार्टनरशिप लाइक सोल ट्रेडर डू नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी।
कहते हैं कि जो पार्टनरशिप होती है, जिस तरह के सोल ट्रेडर्स हैं, उसका भी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती. However, in recent years, many countries have created alternative partnership structures such as limited liability partnership LLPs in the UK. लेकिन अब कुछ सालों से यूके के अंदर उन्होंने एक नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई है जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLPs कहते हैं. उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो बन जाती है उसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, और उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है सिर्फ उस अमाउंट पे जो कि पार्टनर ने इन्वेस्ट की है. असल में बात यह है कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड क्यों होती है और अनलिमिटेड क्या होती है. लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई बिजनेस, जिस तरह पार्टनरशिप जो है अब लिमिटेड लायबिलिटी की पार्टनरशिप जो है वो यूके के अंदर स्टार्ट हो चुकी है. इसका मतलब ये है कि पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर हैं, ठीक है, दो कंडीशंस हैं. एक तो ये है कि नॉर्मल पार्टनरशिप, ठीक है, एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अच्छा, हम एग्जांपल लेते हैं, दो पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर ने 10-10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, 20 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है. दो पार्टनर हैं, 10-10 लाख 20 लाख टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है. ये एक नॉर्मल पार्टनरशिप है. अब होता है क्या है कि उनको कोई नुकसान हो जाता है, और नुकसान इतना हो जाता है कि फॉर एग्जांपल 30 लाख का नुकसान हो जाता है. 20 लाख उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, 10 लाख और नुकसान हो गया, तो 30 लाख का नुकसान हो गया. अब क्या करेंगे? अब वो नुकसान 30 लाख का पूरा करने के लिए 20 लाख तो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था वो भी वहाँ से वो डूब गया, और 10 लाख का और भी नुकसान हो गया. तो वो नुकसान उन पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो उनकी प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी है, वो वहाँ उसको इस्तेमाल मिला के उनका नुकसान पूरा किया जाएगा. लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके अंदर अगर दो पार्टनर ने 10-10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट किया हुआ और नुकसान हो जाता है 30 लाख का, तो उनका ये नुकसान उनके 20 लाख तक जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वही नुकसान पूरा होगा. उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको उस नुकसान को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा. इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी होती हैं. ए कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी टू इट्स ऑनर्स हु आर नोन एज शेयर होल्डर्स. जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं. तो कंपनी का एक अलग से लीगल आइडेंटिटी होती है. फॉर एग्जांपल, दो बंदे मिलके, दो शेयर होल्डर मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाते हैं, LLC कंपनी एक बनाते हैं, ठीक है. तो उसके अंदर क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि एक किस्म का उन्होंने तीसरा बंदा बना लिया, एक किस्म का तीसरा बंदा बना लिया. अब वो जो कंपनी होगी वो उसका एक अलग से नाम होगा, ठीक है, एक अलग से. अगर कोई केस करेगा तो उन बंदों के ऊपर केस नहीं करेगा जो शेयर होल्डर्स हैं, बल्कि वो केस करेंगे कंपनी के ऊपर, कंपनी के नाम पे केस होगा. और जो ऑनर्स हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी. सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड होगी? जो अमाउंट उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की है. अब यूके के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दो किस्म की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी. यहाँ पे 2 टाइप्स की लिमिटेड कंपनीज होती हैं. एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके नाम के साथ क्या आता है? लिमिटेड, LTD. और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके नाम के साथ PLC आता है. यहाँ पे ये डिफरेंस है. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके नाम के साथ LTD आता है, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके नाम के साथ PLC आता है. अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं. These tend to be smaller business, often owned by a few shareholders. Shares cannot be offered to the general public. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के मुकाबले में वो थोड़ी छोटी कंपनीज होती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं. इनके जो ऑनर होते हैं वो इस तरह के कोई दोस्त हैं, उन्होंने आपस में कोई दोस्त हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिश्तेदार हैं,
कोई चाचे मामे हैं, वो आपस में मिल के कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी वाला बिजनेस। कौन सा बिजनेस? लिमिटेड लायबिलिटी वाला बिजनेस। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज बनाते हैं। अगर वो छोटा बिजनेस है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब मिल के और उसको बिजनेस को वो रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके नाम के साथ एलटीडी लगेगा और हम उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो शेयर्स होंगे वो जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किए जाते। इसके अंदर जो शेयर्स होंगे, कंपनी के शेयर्स, वो हम ये नहीं कर सकते कि जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और जनरल पब्लिक को हम कहें जी आके हमारे से शेयर खरीदो, तो ऐसा नहीं होगा। वो किस में होगा? वो होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ PLC लगता है। क्या लगता है? PLC। PLC स्टैंड फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ क्या लगता है? LTD। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? दीज कैन बी मच लार्जर बिजनेसेस, शेयर्स कैन बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक। ये बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, मीनिंग दैट देयर कैन बी मिलियंस ऑफ डिफरेंट शेयर होल्डर्स। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द कंपनी टू रेज फाइनेंस, इनेबलिंग फर्दर ग्रोथ। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं वो बड़ी कंपनीज होती हैं, इसके अंदर जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर भी आप ऑफर कर सकते हैं। शेयर्स किसको? जनरल पब्लिक को आप ऑफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर होंगे वो मिलियंस ऑफ, अब जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके शेयर्स बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं। आप वो शेयर जो है वहाँ से ख़रीद सकते हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर आप बन सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं किए जाते, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का डिफरेंस हमें समझ आ गया। इसके बाद हम अगली बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ग्राउंड हम देखें कि वो प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है, लेकिन उसका जो मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। अब एक स्कूल है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि खुले हुए, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनका वो प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम NFP या NPOs भी कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट सी प्रॉफिटेबिलिटी एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव। हाँ, यहाँ भी है कि जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हाँ, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इंस्टेड दे सीक टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स और द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी दैट दे हैव बीन सेट अप टू बेनिफिट। इनका क्या होता है कि वो पर्टिकुलर नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, ठीक है, वो एजुकेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स है वो पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पर्टिकुलर नीड्स होती हैं उन नीड्स को पूरा करना होता है। ठीक है, NFP इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकती हैं उसकी इन्होंने एग्जाम्पल दी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज सच एज HM रेवेन्यू एंड कस्टम्स, कि जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज होती हैं, उनका मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद होता है कि जो अवाम है उसकी फलाह बहबूद करनी होती है, उसकी खिदमत करनी होती है। ठीक है, इसी तरह जो स्कूल्स होते हैं उनका भी मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि स्कूल का मकसद होता है कि आपने एजुकेशन देनी है। हॉस्पिटल्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करनी है। इसी तरह चैरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो चैरिटीज़ के इदारे होते हैं,
ठीक है। जैसे रेड क्रॉस कंपनी है, ऑक्सफॉर्म एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, तो ये बहुत सारे चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, चैरिटी में बहुत सारे डोनर्स होते हैं जो कि अपना अपना पैसा वहाँ पे चैरिटी खैराती इदारे होते हैं वहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लोगों की आवाम की फलाह व बहबूद का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्लब्स भी ऐसे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉन फॉर प्रॉफिट बनाए जाते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव और डिफरेंट नॉन फॉर प्रॉफिट्स विल वेरी सिग्निफिकेंटली। उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अपने अपने, जैसा जो इदारा है जिस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव भी उस तरह का होगा। हॉस्पिटल जो है नॉन फॉर प्रॉफिट होता है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रीट पेशेंट्स के पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है। कौंसल में सी their mission एज केयरिंग फॉर देयर कम्युनिटीज़। इसी तरह जो कौंसल्स बनाई जाती हैं, जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं, उनका क्या होता है, जो उनकी कम्युनिटीज़ है उसका क्या करना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। इनका भी मकसद ये नहीं होता कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, ये तो खुद से मिलके कोई कमेटी बनाते हैं, को लोग आपस में मिलके को कौंसल बना देते हैं, तो वो उसका अब उनकी केयर करनी होती है मेंबर्स की। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूजली एग्जिस्ट टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही होती हैं, अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। चैरिटी में है, जो चैरिटी के इदारे होते हैं, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि विक्टिम्स ऑफ डिज़ास्टर एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, कि ऐसे लोग, जिस तरह अब हम देखें कभी ज़लज़ला आ जाता है तो वहाँ पे जो चैरिटी या खैराती इदारे होते हैं वो जाके उन लोगों की मदद कर रहे होते हैं। कुछ ज़ख्मी लोग होते हैं उनकी मदद कर रहे होते हैं, खुराक पहुँचा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या फ़र्क था वो हमने पढ़ लिया है, उनके क्या फ़ायदे थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो अगला हमने पढ़ना है वो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं हो रही, बल्कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे जनरल पब्लिक को भी शेयर की ऑफ़र की जाती है, वो बड़ी कंपनी होती है, उसके नाम के साथ पीएलसी लगता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके नाम के साथ एलटीडी लगती है, और वो कोई दोस्त या फ्रेंड्स आपस में मिलके, कोई फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलके वो स्टार्ट करते हैं और उसके शेयर जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकते। अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। द पब्लिक सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज concerned with providing basic government services and is controlled by government organizations। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जब भी नाम आएगा तो आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाए कि ये गवर्नमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट से कंसर्न कर रहा है। पब्लिक सेक्टर जो है वो इकानमी का एक पार्ट है जो कि बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ कंसर्न करता है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, इसको कंट्रोल भी गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये गवर्नमेंट के इदारे होते हैं और इनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा होता है, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। अब आगे कहते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक अप द पब्लिक सेक्टर वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बट जनरली इंक्लूड, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हर मुल्क में अलग अलग से होती हैं, लेकिन जनरली कौन कौन सी होती हैं। अब जिस तरह पुलिस है, पुलिस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। मिलिट्री जिस तरह आर्मी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाती है, प्राइमरी एजुकेशंस भी दे रहे होते हैं, हेल्थ केयर फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट बनाती है। तो ये सारे जो हैं ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं।
इसके बाद अगली हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। जो प्राइवेट लोग जिसको रन कर रहे हों या इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स रादर देन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट उसको रन नहीं कर रही होगी, गवर्नमेंट उसको रन नहीं कर रही होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस है। ये कौन सी होती है प्राइवेट? इंक्लूड बिजनेसेस, कि जिस तरह बहुत सारे कारोबार हम आसपास देख रहे हैं, हर बंदा कारोबार कर रहा है, कंपनीज हैं, प्राइवेट हैं, तो वो क्या होती हैं? बिजनेसेस हो सकते हैं, खैराती इदारे भी हो सकते हैं, नॉन फॉर ये फॉर प्रॉफिट होते हैं बिजनेसेस, चैरिटीज़ जो हैं वो नॉन फॉर प्रॉफिट होते हैं, क्लब्स भी हो गए नॉट फॉर प्रॉफिट के। विद इन दीज विल बी बोथ प्रॉफिट सीकिंग एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 हम कर लेते हैं। मैनी स्कूल्स रन फंड रेजिंग इवेंट्स सच एज फेट्स वेयर द intention is to make a profit. This make them profit seeking. Is this statement true or false? कि जो स्कूल फंड रेजिंग कर रहे होते हैं उनका ये मकसद नहीं होता कि वो प्रॉफिट करें, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। जब भी कोई स्कूल का मकसद क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने एजुकेशन देनी है, इसका कभी भी इंटेंशन ये नहीं होती कि आपने मेक ए प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। दिस मेक्स देम प्रॉफिट सीकिंग, नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के NGOs, जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, ऐसे ममालिक के अंदर बहुत सारी NGOs वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, NGOs से बनता क्या है? N फॉर नॉन, G फॉर गवर्नमेंटल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इज वन विच डज नॉट हैव प्रॉफिट एज इट्स प्राइमरी गोल, कि इसका प्राइमरी गोल जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, एंड इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक टू द नेशनल गवर्नमेंट। और ये जो नेशनल कौमी हुकूमत होती है, जो मौजूदा हुकूमत काम कर रही होती है, उसके साथ भी इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता, और इसका कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। NGOs प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती और उनका गवर्नमेंट के साथ कोई सरोकार नहीं होता। NGOs ऑफन प्रमोट पॉलिटिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल चेंज विद इन दी कंट्रीज दे ऑपरेट। NGOs जिस मुल्क में काम कर रही होती हैं उनके मकसद क्या होता है, वो सोशल तौर पे, एनवायरमेंटल तौर पे लोगों के अंदर जो चेंजेस लानी होती हैं, जो लोगों की इमदाद करनी होती है, वो NGOs कर रही होती हैं। NGOs बहुत सारी हैं, जैसे रेड क्रॉस है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ग्रीन पीस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके उन्होंने हमें नाम दिए हैं। इसके बाद हम जो अगली कितना हमारा चैप्टर रह गया, बस थोड़ा ही रह गया, एंड होने वाला है, तो आप लोग बोर तो नहीं होंगे। अच्छा, कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? Cooperatives organization that are owned and democratically controlled by their members। कि जो cooperatives ऐसी organizations होती हैं जिनको उसके members ही own भी कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। The people who buy their goods or services, वो अपनी गुड्स और अपनी सर्विसेज को खुद ही बाय कर रहे होते हैं। Each member usually get a single vote on key decision, unlike companies where shareholders get one vote for each share that they own। यहाँ पे क्या होता है कि हर मेंबर को एक, जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो हर मेंबर के पास एक ही वोट होगा। कंपनीज की तरफ नहीं है कि जितने शेयर जिसके पास हैं वो उसके वोट भी उसके होंगे, नहीं। यहाँ पे एक्चुअल होता है क्या कोऑपरेटिव्स के अंदर कि कोई मोहल्ला है, कोई इलाका है, कोई जगह है, कोई सोसाइटी है, मिसाल तौर पे वहाँ पे कुछ लोगों ने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, कोई बेचनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो वो लोग आपस में मिल के, अपने ताउन से मिल के, बैठ के, बामी मशवरा सलाह करके वो आपस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं। और उसका मकसद क्या होता है
कि उसका मकसद ये होता है कि उससे उन्होंने खुद ही बेनिफिट्स लेना होता है। तो इसके लिए वो जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, उन कोऑपरेटिव्स के अंदर दूसरी उन्होंने बात ये की है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उसका उनको अलग से वोट देना पड़ता है, ठीक है। तो हर मेंबर का जो राइट होगा वो सेम होगा, शेयर होल्डर्स की तरह नहीं है। कंपनीज के अंदर जिस शेयर होल्डर के पास ज़्यादा शेयर हैं तो उसका वोटिंग राइट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। द लार्जेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव द कोऑपरेटिव ग्रुप्स विच हैव ओवर 5.5 मिलियन एंड ऑपरेट्स इन डाइवर्स मार्केट्स सच एज बैंकिंग, ट्रेवल एंड ग्रोसरीज। उसके बाद हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली सीन एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज, कि कंपनीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन प्राइमरी नहीं। टू मेक ए प्रॉफिट, ये भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंपनी का हो सकता है। सो 1 and 3 इज ओके, तो ऑप्शन डी इज ओके। इसी तरह हम नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन is most likely to be classified as part of the public sector, कि यहाँ पे most likely इस पॉइंट को आपने देखना है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत करीब है। पब्लिक सेक्टर क्या होती है कि जो हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब चैरिटी तो प्राइवेट होती है, सोशल क्लब भी प्राइवेट होता है, पब्लिक स्कूल पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी प्राइवेट होती है। स्कूल्स कुछ हद तक बहुत उसके करीब जा सकता है, प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट लाइकली की बात की है कि बहुत ज़्यादा करीब कौन सा है पब्लिक सेक्टर के, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या है, ओके। इसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं। फर्दर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मार्केट इन विच दे ऑपरेट, ठीक है। डिफरेंट मार्केट्स होती है ना जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अब एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो प्रोडक्शन हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर, जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है उसकी फिर जितना भी फूड वगैरह है उसको हम पैक भी कर रहे होते हैं। माइनिंग में क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं उनको हम ज़मीन से माइन कर रहे होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और फिर उनको आगे मज़ीद उनकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। फिर इस तरह जो फाइनेंस का सेक्टर है उसके अंदर क्या होता है, बैंक होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से और लोगों को पैसे आगे उधार पे दे के उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। जिस तरह बैंक है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रिटेलर्स हो गए। रिटेलर्स का जो सेक्टर है उसके अंदर क्या होता है कि सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर्स, के जो गुड्स हैं उनकी सेल हो रही होती है जो कि प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को अपने कंज्यूमर्स के लिए। इस तरह सर्विसेज सेक्टर हो गया, ठीक है, इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए वहाँ पे सर्विसेज, लॉ की सर्विसेज होगी। इस तरह जो ट्रांसपोर्टेशन की सेक्टर है उसके अंदर गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इसके बाद ये समरी है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। इस समरी को एक दफ़ा आप लोग पढ़ लें, ठीक है, और इसके बाद बाकी ये जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस करें और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो वो हम डिस्कस कर लेंगे।